नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी चीफ जस्टिस का फैसला इसीलिए मानने से इनकार कर दिया जाए क्योंकि वो चीफ जस्टिस दलित है और इसीलिए उसने दलितों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, तो न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया पेश हुआ था ग्वालियर हाई कोर्ट में, जब कुछ सामंती वकीलों ने चीफ जस्टिस ग्वालियर हाई कोर्ट के सुरेश कैत साहब का फैसला मानने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो दलित थे और उन्होंने जो फैसला सुनाया था कि हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, और चूंकि वो दलित थे और इसीलिए सामंती वकीलों ने आरोप लगाया कि वो दलितों के पक्ष में अपना फैसला सुना रहे हैं। जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो उनके इस आरोप से उन जजों पर भी सवाल खड़े होते हैं जो किसी दूसरी जाति के लिए फैसला सुनाते आए हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई स्वर्ण जज किसी दलित के लिए फैसला सुनाता है, तो क्या कोई दलित उसकी अवमानना करता है? क्या वो उसको इसीलिए नकार देता है क्योंकि ये फैसला एक स्वर्ण जज ने सुनाया है? ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने की बात आती है, तो जातिवाद, पक्षपात करके उस फैसले को रोकने की कोशिश की जाती है। उसके लिए विवाद होता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ता है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह से पीटा जाता है, उनकी मानहानि की जाती है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, सरकार इसमें कोई पहल नहीं दिखाते। उन वकीलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके बाद वो अपना पक्ष रखते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में श्री राम की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन श्री राम तो आस्था के केंद्र हैं। राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया और संविधान के अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहां पर सभी धर्म बराबर हैं। अगर हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में श्री राम की प्रतिमा लग जाती है, तो क्या ये सिखों के साथ, मुस्लिमों के साथ या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा? क्या ये संविधान का अपमान नहीं होगा? जब श्री राम की प्रतिमा लगने के तर्क वितर्क में उनकी हार होने लगी, तो उन्होंने अगला पक्ष रखा कि यहां पर तिरंगा लगना चाहिए। इस पर अंबेडकरवादी वकीलों ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, बाबा साहेब की मूर्ति के साथ तिरंगा भी लग जाए, संविधान के साथ राष्ट्रवाद भी स्थापित हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन उन्होंने इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया। उनकी बस एक जिद थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा किसी भी हालत में ग्वालियर हाई कोर्ट में लग ना पाए, ताकि उनकी जो मनुवादी विचारधारा है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रह सके, चाहे फिर वो कोर्ट परिसर हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई देश हो। लेकिन दोस्तों, आपको सराहना करनी पड़ेगी। 11 जून की तारीख रखी गई थी, एक सम्मेलन किया गया ग्वालियर में और सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे ताकि आंदोलन को एक साकार रूप दिया जा सके। विनय रतन साहब वहां पर पहुंचे हुए थे बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर। पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था के बीच भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को शहर में नहीं घुसने दिया। 25 किलोमीटर दूर ग्वालियर हाई कोर्ट से उन्हें एक मैदान में रोक दिया गया। लेकिन भीम आर्मी कार्यकर्ता एक बात पर अड़े थे कि बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी तो वहीं लगेगी, अन्यथा राजस्थान के हाई कोर्ट से मनु की मूर्ति भी हटकर रहेगी। हालांकि जो मनु वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाले थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, इनको डिवाइड करने वाले थे, छोटी जात और ऊंची जात और नीची जात बनाने वाले थे, उन्हीं की प्रतिमा संविधान के मंदिर, न्याय के मंदिर कोर्ट में लगा दी जाए तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या ये कोर्ट का अपमान नहीं है? लेकिन इसका किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने की बात आई, तो वहां पर उनका विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन अब ग्वालियर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भीम आर्मी ने जो अपना प्रदर्शन किया, उसके दबाव में प्रशासन और सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अपने पीछे कदम खींचते हुए जो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार है ग्वालियर हाई कोर्ट के, उन्होंने बिल्डिंग कमेटी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस फैसले पर कोई आदेश दिया जाए। यानी कि जल्द ही बाबा साहेब की प्रतिमा लगने का ऑर्डर आ सकता है। चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि फैसला सुनाने के अगले ही दिन वो रिटायर हो गए थे और इसका खामियाजा उन्हें इतना भुगतना पड़ा कि जो उनका प्रमोशन होना था
सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनने वाले थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ये फैसला सुनाया इसीलिए वो जज नहीं बन पाए और उनको रिटायर होना पड़ा। साथ ही उन्होंने एक बात और बोली कि अगर मैं चीफ जस्टिस की पावर का पूरा इस्तेमाल करता तो उसी दिन बाबा साहेब की प्रतिमा लग जाती। फरवरी से विवाद शुरू हुआ था और आज जून आ चुका है और अब तक वो प्रतिमा लग नहीं पाई है। इससे बड़े सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या सुरेश कैत साहब किसी दबाव में थे अपनी पावर को इस्तेमाल करने को लेकर। इसको लेकर सुरेश कैत साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आने वाले वक्त में वो और भी कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। तो जरा सोचिए दोस्तों, एक दलित चीफ जस्टिस, उनका प्रमोशन इसीलिए रोक दिया जाता है, वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाते क्योंकि वो एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा कोर्ट में लगाने का आदेश दिया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों कि सामंती और मनुवादी सोच कितने ऊंचे पदों तक पहुंची हुई है, जो एक चीफ जस्टिस को प्रमोशन दिए बिना उन्हें रिटायर करवा सकती है। मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि बहुजन यानी कि बहुत जन जो कि संख्या में ज्यादा हैं, उनकी ताकत ज्यादा है, इसीलिए उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बड़े बड़े पदों की बात करें तो वहां पर आपको गिने चुने दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इनकी सबसे बड़ी भागीदारी है। आम लोगों को ये पता ना चल पाए कि उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है, इसीलिए सरकार हमेशा जाति जनगणना से बचती रहती है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि जाति जनगणना होगी तो पता चल जाएगा किसकी कितनी भागीदारी है। दलित, आदिवासी और पिछड़े जितने भी हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं और इसीलिए उनकी पदों पर भर्ती भी ज्यादा होनी चाहिए, ऊंचे पदों पर वो होने चाहिए। लेकिन सामंती और मनुवादी सोच जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक वर्ग हमेशा गुलामी की जिंदगी जीता रहे और दूसरा वर्ग मालिक होकर उनका शोषण करता रहे, मालिक बनने की मलाई चाटता रहे, वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी जाति जनगणना हो ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि उनकी भागीदारी इस अर्थव्यवस्था में कितनी है। क्योंकि शरीर एक हाथी को अपना दिखता नहीं है तब तक उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। ऐसी कहावत है कि जब शरीर अपना देख लेता है कोई हाथी तब उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाता है। इसी प्रकार जब तक लोगों को नहीं पता कि उनका अर्थव्यवस्था में कितना भाग है तब तक उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जिस दिन ये काला चिट्ठा खुल गया उस दिन लोगों को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा और उस दिन उसी की सत्ता बनेगी जो दलित चाहेंगे, पिछड़े जाएंगे, आदिवासी चाहेंगे और तभी उनका विकास होगा। दोस्तों, जाति व्यवस्था इस देश में शताब्दियों से चली आ रही है। दलितों को पहले अछूत कहा जाता था, उनको छूने तक की मनाही थी। अगर कोई छू लेता था तो गंगा जल से खुद को साफ किया जाता था। ऐसे तमाम इतिहास है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण करके उन दलितों को, उन अछूतों को एक हक दिया, इंसाफ और न्याय दिलाने की मांग की और कानूनन रूप से उन्हें एक दर्जा दिया बराबरी का, समानता का। अनुच्छेद 40 कहता है कि भारत का हर नागरिक समान है, समानता का अधिकार है उसे। लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अभी भी वैचारिक रूप से इस देश में पनप रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के आने से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। हमारे जैसे पत्रकार अपनी बातें खुलकर रख पा रहे हैं, वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया दलितों की कितनी बात अपने चैनल्स में उठाता है, अपनी न्यूज़ में उठाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं पर दलितों के मुद्दे उठाए जाते हैं, उनकी तकलीफों पर बात की जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे चैनल्स जिनको आप देखते हैं जो बहुजनों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बहुजन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। समर्थन किसी भी रूप में हो सकता है। आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सच में बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं